ऑब्जेक्टिव लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो आपसे शेयर करना है। तो जितने दोस्त हमारे साथ हैं वो लाइव सेशन के लिए आ जाएं और क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग शेयर करते हैं। जी मैं कुछ पहले अपनी तरफ से कुछ शेयर कर देता हूँ जी। मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ पहले। जी जनाब, वो क्वेश्चन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जो पॉइंट्स हैं साइमा गुल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मिस साइमा, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा जी। जी जनाब। जी मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में शेयरिंग है। पेश कर देता हूँ ये आप लोगों को। जी इसके मुतल्लिक थोड़ी सी बात होगी, आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कर लें। सबसे पहला पॉइंट है जी मेरा टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी के मुतल्लिक है। मैं मटेरियल पहले पेश कर दूं फिर मैं आप लोगों से शेयरिंग कर देता हूँ। जी ये मैंने पहला आपको शेयर किया जी। मैं जवाब देता हूँ जी। अभी मैं ज़रा पेस्ट कर लूँ पहले। जी पहला सवाल है जी मिस साना गुल का। वो कह रही सर विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 165 में सीपीआर वो वाले आ रहे हैं जो क्लाइंट से विद होल्ड हुआ है। क्लाइंट इन 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 इट सवाल कह रही क्लाइंट इन इट इज नॉट विद होल्डिंग एजेंट। ये क्वेश्चन ये है कि देखें बात ये हो रही है कि अगर आपने ये वो वाले टैक्सेस हैं ओबियसली जो आपने देखिए दो चीज़ें, एक वो टैक्सेस हैं जो आपने काटने हैं और एक वो टैक्स हैं जो दूसरे ने काटने हैं। तो आप उसको चेक करें ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अगर अच्छा दूसरी फर्ज कर ले अगर वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, अज्यूम कर लेते फर्ज कर लेते, तो पहली बात तो ये है कि वो आपका टैक्स फिर क्यों काट रहे हैं, आप अपने पैसे उनसे वापस ले लें। और अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो फिर तो टैक्स बनेगा तो वो आपको देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है मिस सैमा गुल अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप मुझे इसको ओके कर दें। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा। आपने नीचे लिखा है ये सीपीआर पिक करेंगे हम। हाँ तो ठीक है, जो आपसे कनेक्टेड है आप उसको ले लें, जो आपसे कनेक्टेड नहीं है आप बात करें वो आपके बिहाफ पे जमा कैसे हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें पहले आपको क्लैरिफाई करनी है कि जो ट्रांजेक्शन आपने की हैं वो क्या है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है, उसके मुताबिक 153 सेक्शन अप्लाई होता है ताकि आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो सके। यानी एक्चुअल मीन्स के जो विद होल्डिंग टैक्स लाइबिलिटी की बात हो रही है, आप चाहे विद होल्डिंग एजेंट है या वो है, उसने रियल बेसिस पे अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। तो मिस साइमा गुल अगर आपको ये जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दे। मैं उधर फेसबुक पे देख लूँ जी कोई क्वेश्चन। अच्छा जी अभी इधर तो कोई नहीं आया क्वेश्चन। मैं अपना जो मैंने शेयर किया जी मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ।
ये सैलरी इनकम जो है ये सेक्शन 12 और 2 से रिलेटेड उस पर जो बात होने जा रही है। पहली बात तो ये टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी है। अब इसमें जो वर्डिंग है सारी, अगर आप उसको गो थ्रू करते हैं तो उसके मुताबिक आप सैलरी रिसीव्ड बेसिस पे ऑफर करेंगे और अदर देन एग्जाम सैलरी के, नंबर 1। नंबर 2, वो चार्जेबल टू टैक्स होगी अंडर द हेड सैलरी। अब इसमें प्रैक्टिकल जो केस है, बेसिकली एक दो केसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपको एडवांस सैलरी रिसीव हो गई है तो आपका एम्प्लॉयर पूरा टैक्स आपका काट लेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको आपके ईयर एंड पे आपकी 12 माह की सैलरी है तो वो तो ऑब्वियसली ऑफर हो जाएगी। बाकी का जो टैक्स आपका, फर्ज करें 5 साल की सैलरी आपको मिल गई है और 1 साल के बाद आपका 1 साल तो मेच्योर हो गया, अब बाकी जो 4 साल है वो एडवांस सैलरी आपकी वेल्थ में लायबिलिटी के तौर पे स्टैंड करेगी और जो टैक्स कटा होगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, ताकि अगले सालों में जाके जब आप इनकम ऑफर करें तो उसके केस वो उसको एडजस्ट कर सके। अब इसके काउंटर दूसरी तरफ अगर आपको पैसे मिलते ही नहीं है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में सैलरी ऑफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में उसको आप अप्रूवल बेस पे बना लें कि काम आपने कर दिया है और पार्टी कहती है या एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपको लेटर ऑन जब पैसे होंगे आपको रिलीज कर दूंगा। ये मेरा पहला पॉइंट था जी। अच्छा जी, फिर हारिस परवेज है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वेदर सेल्स टैक्स टू बी चार्ज ऑन डिस्पोजल ऑफ यूज्ड मोटर व्हीकल बाय ए कंपनी रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स एज ए कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। देखिए बात ये हो रही है, आपने सेल टैक्स का क्वेश्चन किया है, आपने पहली बात तो ये कही है कि वो यूज्ड मोटर व्हीकल जो है कंपनी बेच रही है सेल टैक्स में एज ए कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ। अब देखिए इंपोर्टर तो वो मेडिकल इक्विपमेंट्स का है। अगर आप देखें, अब इस पे ना जजमेंट्स आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक अगर आप डेपिसेबल एसेट भी बेचते हैं और पहले अगर आपने ऑब्वियसली इसका इनपुट लिया हुआ है तो अब जब आप इसको सेल करेंगे तो जो पुरानी जो आपकी मोटर व्हीकल है उस पर भी आपको सेल टैक्स जो है चार्ज करना पड़ेगा अनलेस कोई आपको स्पेसिफिक एग्जम्पशन लॉ में अवेलेबल ना हो। ये एज पर हमारी इंफॉर्मेशन है, इस पे इसको एज ए सजेशन आप ले सकते हैं जी जनाब। नेक्स्ट मेरे पास जी हारिस परवेज साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। मिस साइमा गुल, आपका अभी मुझे जवाब नहीं आया, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो उसको ओके कर दें। इसी तरह हारिस परवेज साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको ओके कर दें जी जनाब। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट शेयर करता हूँ जी, जब तक आपका क्वेश्चन आता है। जी हारिस परवेज ने ओके कर दिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी नेक्स्ट है जी मेरे पास सैलरीड पर्सन की बारे में बात होने जा रही है जी। अच्छा जी, मैं जरा यूट्यूब पे भी शेयर कर दूं तो फिर मैं आता हूँ। मेरे पास है जी, हाँ जी, ये अब सेकंड पॉइंट है जी जो आपकी तरफ आ रहा है, वो रिलेट करता है बेसिकली सैलरीड पर्सन के लिए। देखिए 2019 तक ये था कि अगर आप टैक्स ईयर 2019 तक जो कि 30 जून 2019 पे खत्म हुआ, अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के 50% से एक्सीड कर जाती है तो आप सैलरीड इंडिविजुअल बन जाएंगे। अब 2020 और उससे ऑनवर्ड फिलहाल जो 21 के लिए है वो लॉ बदल गया है। उन्होंने कहा अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड करेगी तो तब आप सैलरीड पर्सन बनेंगे, अदरवाइज आप नॉन सैलरीड पर्सन बन जाएंगे जी। ये मेरा सेकंड पॉइंट था जी जनाब। आगे हाँ जी, एक और सवाल आगे आ गया जी, वो किया है SF हसन, कह रहे हैं I want to ask a question about section 73 सेल टैक्स 1990। SF हसन साहब लिखें, देखते हैं, कोशिश करते हैं आपको जवाब दें। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप टाइप करें, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है जी जनाब। इधर अब मिस साइमा गुल, अभी तक आपका जवाब कोई नहीं आया, इसको जरा ओके कर दें। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी कर लें। चले, उन्होंने ओके कर दिया जी, थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल हो तो वो भी कर लें जी जनाब। तब तक जी मैं अपना फिर शेयर करता हूँ जी नेक्स्ट वन।
जी नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, जो मैंने शेयर करना है वो है, तो मैं पहले पेस्ट कर दूं जी, फिर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, एक और सवाल आया, मैं वो भी ले लेता हूँ, मैं ज़रा पेस्ट कर लूँ जी। जी मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन पहले मैं ले लूँ जी, पहले मेरे पास आ गया है। शहजाद बलोच साहब हमारे साथ, हम कह रहे हैं सर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स डिमांडेड फ्रॉम डिसीज पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर्ड इन एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न इन 2012 इज वैलिड। ये पहले तो ये बताएं शहजाद बलोच साहब, ये डिमांड जो हुआ है ये प्रोविंशियल अथॉरिटी ने किया है कि एफबीआर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपसे एफबीआर डिमांड कर रहा है? पहले इसको क्लियर करें, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ जी। जी शहजाद बलोच साहब इसको क्लियर करें। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपसे, अच्छा फिर आगे शकील अहमद भट्टी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी इसको क्लियर करें, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैं ज़रा यूट्यूब पे देखूँ वहाँ कोई सवाल अगर। जी अभी तो आपका ही है, तो जब तक आप लिखते हैं तब तक मैं आपको जो पॉइंट है वो मेरे वाला शेयर कर लें। वो ये है कि सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय, बेसिकली इन शॉर्ट मैं कर देता हूँ, उससे बात ये हो रही है। अच्छा उन्होंने मैं क्लियर कर दूँ जी, फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर आपका सवाल ले लेता हूँ जी शहजाद बलोच साहब। अगर आपको सैलरी रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, यानी आप इनकम रिसीव कर रहे हैं कैश में या चेक में, जिस तरह भी है, वो आपकी सैलरी इनकम स्टेट हो रही है रिटर्न के अंदर, ये तो बड़ा क्लियर है, रेवेन्यू नेचर आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये कहे कि जनाब आप ऐसे करें कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसकी जगह पे फर्नीचर, गाड़ी या कोई और चीज़ ले लें, तो वो कैपिटल रिसीट भी अगर आपके पास आएगी तो वो भी सैलरी ही समझी जाएगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जी एसेट आ गया मेरे पास। तो ज़रा मोर एलोबरेटिव वे में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, रेवेन्यू नेचर में रिसीव हो या कैपिटल नेचर में रिसीट हो, तो फिर भी वो सैलरी इनकम ही समझी जाएगी जी। अब मीनवाइल उन्होंने जो सवाल किया था उसको ले लेते हैं। उन्होंने कहा था कि एग्री इनकम पे 2012 का जो डिमांड आ गई है, शहजाद बलोच साहब ने कहा प्रोविंशियल ने किया है। तो पहली बात तो ये है जी, आप देखे जाके आपने डिक्लेयर क्या किया था, तो क्या वो वाकई बनता था टैक्स? अगर, क्योंकि प्रोविंस के पास ये पावर है कि वो कलेक्शन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो लॉ तो ये कहता है कि 2 साल से पीछे नहीं जा सकते, लेकिन उस पर जजमेंट्स भी कुछ आई हुई है जो ये कहती हैं कि वो ओबियसली अगर लॉ टाइम बार्ड नहीं करता तो वो आपसे फिर उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो टैक्सेस की जो एप्लीकेबल होगा वो आपसे रिक्वायर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी शहजाद बलोच साहब एक्ट करने से पहले आप अपने कंसल्टेंट की लीगल ओपिनियन ले लीजिएगा। मेरी तो सजेशन आपके लिए ये है कि लॉ को देख लें आप जी। एस एफ हसन कह रहे हैं इन सेक्शन 73 देयर इज 2 कंडीशन regarding adjustment of input tax and also get knowledge that 120 days are allowed of payment. अच्छा, for sale tax invoice, but the time 120 days is not mentioned in section. So where the time period is mentioned, and secondly the general order of 1 or 2004 regarding condonation of time limit, kindly explain this matter in practical perspective. जी बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है, एस एफ हसन साहब बात ये हो रही है, शहजाद बलोच कह रहे हैं जी डिसीज स्टेटस। शहजाद बलोच साहब बात ये हो रही है कि जब उसने रिटर्न फाइल की थी उस वक्त वो बंदा अलाइव था। अगर वो उस वक्त अलाइव था तो उसकी प्राइवेट स्टेट लाइबल होगी कि उससे रिकवरी की जा सकती है। जैसे ये एग्री लैंड है तो एग्री इनकम आई है तो इस पे पहला चार्ज ओबियसली फिर स्टेट का होगा। इसको ज़रा चेक कर लें आप। अदरवाइज अगर देखें, अगर डिमांड डिसीज्ड डेथ होने के बाद की है तो फिर तो वो जिम्मेदार नहीं हो सकता ना, फिर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार होंगे। तो शहजाद बलोच साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। मीनवाइल जो एस एफ हसन साहब का सवाल था वो कुछ इस तरह है, दो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। 120 दिन मेरे नॉलेज में एस एफ हसन साहब, मेरा ख्याल है कि ये 180 डेज का टाइम है, 120 दिन का टाइम नहीं है। नंबर 1, 180 दिन के अंदर जो है वो पेमेंट होनी चाहिए 73 के लिए। और जहां तक जो दूसरी कंडीशन आपने कही है, आपने पहला कहा 2 कंडीशन, पहला तो पीरियड का आ गया
वो तो लॉ में लिखा हुआ है 180 डेज है, वो सेक्शन 73 के अंदर ही है। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं क्या सेकेंडली कंडोनेशन का टाइम है, वो तो लॉ के अंदर कंडोनेशन दी हुई है ना, आप कंडोनेशन अप्लाई करेंगे। अब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो अब उनकी एम्पावरमेंट के अंदर चला जाएगा। जी शहजाद बलोच साहब ने उसे ओके कर दिया है जी। और जो एसएफ हसन साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो काइंडली इसको ओके कर दे। जो मैंने आपको सजेशन दी है उसको आप वेट भी कर लीजिएगा जी। मैं यूट्यूब पे देखूं कोई सवाल ना आ गया हो। हाँ जी, अब सवाल आया जी, एम्प्लॉइज हायर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कंसल्टेंट टैक्स is deducted at 10% under FBR and 15% under Balochistan Regulatory Authority. As per my understanding, only one tax should be deducted. अच्छा, ये क्या क्वेश्चन है जी कि एम्प्लॉइज हायर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कंसल्टेंट टैक्स इज डिडक्टेड 10% अंडर FBR, 15% अंडर बलोचिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आप एम्प्लॉई हैं तो फिर तो वो जो आपका सैलरी का टैक्स है वो आपको पे करना है, वो आप जिसके पास भी जाएंगे वो लॉ जो एप्लीकेबल है वो काट लेंगे। ये जो आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये जो सेल टैक्स है बेसिकली ये दोनों अलग अलग है, ये एम्प्लॉई नहीं है, ये कंसल्टेंट आप हायर्ड हुए हैं। और कंसल्टेंट जब हायर होता है तो उसकी इनकम टैक्स जो है वो 10% है जो उन्होंने काट के आपको देना है। और जो सेल टैक्स है अगर सर्विसेज पे, उधर ओबियसली क्योंकि आपको पता है बलोचिस्तान में 15% है, तो 15% भी आप इनवाइस में शामिल करके तो आप उनको चार्ज करेंगे जो वो काट लेंगे। अब मसला ये है, दो बातें हैं। अगर तो आप एम्प्लॉई थे फिर तो ये दोनों नहीं रेट आप पे एप्लीकेबल होते। आपको एम्प्लॉई नहीं, उन्होंने कंसल्टेंट के तौर पे हायर किया, तो ये आप इसको क्लियर कर दें जी। आपने जो आपने मुझसे सवाल किया था इसको देख लें आप। नेक्स्ट क्या जी इधर? जी जनाब जी, अभी तक एसएफ हसन साहब आपका जवाब नहीं आया मेरे पास, उसको ज़रा ओके कर दे। और इधर कोई अभी और सवाल नहीं है, मैं नेक्स्ट अपनी शेयरिंग की तरफ चलता हूँ जी। अब मैं 3 डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूँ जी। एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट जी, 1 बाय 1 करके इस पे बात करते हैं जी हम लोग। जी जनाब, अब ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई मींस एनी इंडिविजुअल, ये सिंपल है जी, हु इज एंगेज इन द एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग एन एम्प्लॉयड डायरेक्टर भी अगर होगा तो सेक्शन इसमें रेफर्ड है, वो आप उसको देख सकते हैं। रूल भी इसमें रेफर्ड है जी जनाब। ये आपका अच्छा, एक और एसएफ हसन साहब का सवाल आ गया। वो कह रहे हैं ओके सर, आई अंडरस्टैंड 180 डेज पॉइंट, बट दिस 120 डेज इज आल्सो मेंशन इन ए जर्नल, आई एम सेंडिंग यू पिक्चर ऑफ दैट ऑर्डर। और एसएफ हसन साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसका लॉ देखें ना, पहले हो सकता है 120 दिन हो, ठीक है। अब आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो अलग है, अभी लॉ के अंदर जो लिखा हुआ है वो 180 डेज है। बाकी बार अला भेज दे, उसको मैं चेक भी कर दूंगा आपको। चले आगे है जी अमजद मसूद साहब है, वो कह रहे हैं प्लीज शेयर करंट स्टेटस ऑफ लिटिगेशन इन्वॉल्व्ड ऑन सेक्शन 113 2C रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ टर्नओवर टैक्स फॉर लॉस मेकिंग एंटिटीज। देखिए अमजद मसूद साहब, बात ये हो रही है, अगर आपका इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आपका नॉर्मल टैक्स जो है फर्ज करें वो बनता है यानी प्रॉफिट के ऊपर, या अगर लॉस का केस है तो आप टर्नओवर टैक्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 5 साल का ड्यूरेशन है। और आप अगले साल की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट इतना माइनस करेंगे कि नेक्स्ट ईयर का जो टैक्स होगा वो आपके टर्नओवर टैक्स से कम ना बने। सो अमजद मसूद साहब, आपको अगर आवाज़ क्लियरली आ गई है और पॉइंट क्लियर है तो इसको ओके कर दें जो मैंने आपको जवाब दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा जी। और एसएफ हसन कह रहे हैं ओके थैंक्स जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ है जी जनाब। अमजद मसूद साहब, आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया जी। नेक्स्ट मैं यूट्यूब पे देखूं। अच्छा, अभी और कोई नहीं है जी। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ जी। मैंने 3 डेफिनेशन कही थी एम्प्लॉई, अब मैं एम्प्लॉयर की तरफ जा रहा हूँ जी। ये मैं पहले पेस्ट कर दूं
फिर मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी आपके पास एम्प्लॉयर की। जी इसमें इतना इशू नहीं है जी। ऑब्वियसली जो बंदा कंपनसेट करेगा, आपसे काम करवाएगा और एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट साइन करेगा, वो बेसिकली आपका एम्प्लॉयर होगा जी। जी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 1 घंटे का जो सेशन है इसको हम कैरी करें। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयमेंट, जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी इसमें 3 पॉइंट्स हैं जी वो मैं वन बाय वन करके अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ जी। यूनुस सलीम साहब आपका लेता हूँ मैं, ये ज़रा टेस्ट पहले कर दूँ। जी यावर सलीम साहब है, वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एक्सपेंसेस मेड इन कैश। देखिए मेरा ख्याल है यावर सलीम साहब आप ये क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। तो इनकम टैक्स लॉ में आप कह रहे हैं जी कैश। अब इसमें ये है कि अभी लिमिट जो है ना बढ़ा के उन्होंने, ये 1 जुलाई से मेरा ख्याल है 2020 से हुआ है या 19 से हुआ है, उसको ज़रा चेक कर लेंगे। वो 50,000 से बढ़ा के उन्होंने 2.5 लाख कर दिया है कि आप उसको कैश में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो क्रॉस चेक होगा। लेकिन सैलरी के लिए जो लिमिट है वो 25,000 पर मंथ है जी। 25,000 तक आप कैश में दे सकते हैं, उससे अबव आपको क्रॉस चेक देना होगा जी। यावर सलीम साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। वकास वकास साहब हमारे साथ हो, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कोई क्वेश्चन हो तो वकास साहब कर लीजिएगा जी। जनाब यावर सलीम साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिर कौन है जी, अमजद मसूद साहब कह रहे हैं सर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज FBR इज इन सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर। आई एम आस्किंग अबाउट स्टेटस ऑफ रेफरेंस इन कोर्ट। अच्छा किस इशू पे बात हो रही थी जी? आपकी बात हो रही थी अमजद सलीम साहब 113। देखिए बात यह है कि अगर डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में है तो आपको देखिए हर केस की नवीयत, उसकी कंडीशन डिफरेंट होती है। अमजद मसूद साहब उसको देखना पड़ता है। अगर तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब आप मुझे अगर वो मैटर इशू कर देंगे, मतलब क्लियर कर देंगे, तो फिर देन आई विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू रिप्लाई योर क्वेश्चन जी जनाब। शकील अहमद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं ए टैक्स पेयर मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट इफ एनी गेन अर्न ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। देखिए अगर आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट रखा हुआ है तो उसमें ना कुछ मैं आपको बताता चलूँ शकील अहमद भट्टी साहब, इसमें ना कुछ सेकंड शेड्यूल के क्लॉजेज है। मेरा ख्याल है 71 से लेके कोई 85 तक है। अगर आप उसमें एग्जाम्पशन में चले गए तो फिर तो ये एग्जाम्प्ट होगा। अदरवाइज अगर आप लोकल खरीद के इसमें कोई प्रॉफिट कमा लेते हैं और फ्लक्चुएशन टैक्सेबल नहीं होगा जी। मैं आपको बताता चलूँ, जब तक आप एक्चुअली उसको सेल परचेज नहीं करते तब तक आपका जो ये इस पे मसलन आपने डॉलर खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आपका रेट हो गया है 130 रुपए और या कम होकर 90 पे चला गया, प्रॉफिट या लॉस तब तक नहीं आप निकालेंगे जब तक आप एक्चुअली उसको बेच के जो है उस पर आपको एक्चुअली रियलाइज ना हो, उससे पहले वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये मैं आपको बताता चलूँ
जी जनाब, अगर शकील अहमद भट्टी साहब आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। फयाज अहमद साहब हमारे साथ हम कह रहे हैं आई डिड कार्ड इज नेसेसरी फॉर सेल टैक्स डिक्लेरेशन इन सेल्स टैक्स रिटर्न और नॉट, प्लीज एक्सप्लेन सर। ID card, sorry, my mistake जी। ID card is necessary for sale tax declaration in sale tax return or not, please explain sir। आप किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? आपको पता तो है इस वक्त रिटेलर के लिए उन्होंने कहा है 1 लाख से नीचे होगा तो आप उसको जो है उसके बगैर आप कर सकते हैं CNIC के बगैर, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, CNIC के बगैर वो सेल कर ही नहीं रहे। तो रिटर्न के अंदर उसके बगैर तो अब आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रा आप नोट करें, इस चीज़ से बाहर आ जाए फयाज अहमद साहब। बेहतर यही है कि अब आप ID कार्ड का के थ्रू ही करें तो बेहतर होगा, वरना आपका इनपुट जो होगा ना प्रोपोर्शनल बेसिस पे या सारा रिजेक्ट होने का खतरा हो जाएगा। SF हसन कह रहे हैं सर, अनदर थिंग आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेज ऑफ बिजनेस एज वेल एज डेप्रिसिएशन लॉसेज, which losses will be adjusted and carry forward on first priority, and if any year the business get profit then which loss will be adjusted priority against the income। देखें SF हसन साहब ये बड़ा क्लियर है, इसमें जो अर्लीस्ट लॉस होता है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि उसकी लाइफ 6 साल है वो ख़त्म हो रही है। उसके बाद सबसे पहले अदर इनकम का लॉस एडजस्ट होगा क्योंकि वो 1 साल है। जो पीछे से आ रहा है लॉस, उसकी बिजनेस लॉस, वो पहले जाएगा। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लॉस है अल्टीमेटली वो आएगा, क्योंकि जिसकी लाइफ खत्म हो रही होती है ओबियसली उसको पहले एडजस्ट किया जाता है। जी जनाब, फयाज अहमद साहब ने ओके कर दिया। SF हसन साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। मैं अब जरा YouTube पे चेक कर लूँ कोई सवाल ना हो जाए। जी जनाब, और कुछ अब मेरे साथ आ गए जी उसने ओके थैंक्स। यावर सलीम साहब ने ओके कर दिया। हाँ जी, वकास साहब ने एक सवाल किया, वो कह रहे हैं व्हाट इज द इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन द सेल ऑफ वन द डिपार्टमेंट बिजनेस सेगमेंट टू अनदर कंपनी, इट्स एसेट्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स। देखिए बात ये हो रही, बड़ा अच्छा सवाल है वकास साहब। अगर आप कोई अपना बिजनेस नहीं डिस्पोज ऑफ करते, कोई पार्ट आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा ओबियसली कि ये टैक्सेबल एक्टिविटी के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता। अगर तो आप इसमें ना एक ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का एक सेक्शन है, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग तो उसको होना चाहिए 49 सेक्शन होना चाहिए जहां आप बिजनेस ट्रांसफर करते हैं। सो उसको ज़रा उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लें। वो उसमें बताया हुआ कि रजिस्टर्ड को बेचेंगे तो आप विदाउट सेल टैक्स करेंगे और अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो विद सेल टैक्स होगा। अब उसमें देखना पड़ेगा कि आप बेच क्या रहे हैं, वो टैक्सेबल की सप्लाई के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता है। तो वकास साहब इसको 49 सेक्शन और रीड भी अदर जो भी एग्जाम्पशन या अदरवाइज है उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको बेहतर जवाब जो इसमें से मिल जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं जी इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन है। अच्छा, अगर आप अपना कोई एसेट बेच देते हैं वो तो बड़ा क्लियर है। देखें एसेट बेचते हैं डेप्रिसिएबल है तो वो तो 22 सेक्शन में चला जाएगा। अगर आप इंटेंजिबल बेचेंगे तो वो उसके अंदर आपको पता है वो भी बिजनेस इनकम के अंदर है। अब आप अगर आपको उसमें से सेगमेंट आप कह रहे हैं बिजनेस सेगमेंट टू अनदर कंपनी है, इट्स एसेट्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, ठीक है। तो अगर जो भी आप देंगे तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि उस पर आपको कोई गेन या लॉस तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी फिर एग्रीमेंट को पढ़ा जाएगा, उसके मुताबिक फिर टर्म्स एंड कंडीशन को देख के तो फिर तय किया जाएगा। जी वासिफ साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, आगे SF हसन एक और सवाल लेकर आए हैं। अच्छा, शकील अहमद भट्टी साहब ने ओके कर दिया है। ओके सर, काइंडली कैन यू शेयर सेक्शन विच डिस्क्राइब्स द लॉसेज एडजस्टमेंट इन डिटेल, आई वांट टू रीड इट, अदरवाइज थैंक यू योर रिस्पॉन्स। हाँ जी SF हसन साहब, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी। 56 से लेके आप 59 60 तक आप वो 60 से पहले 59 AA या वो सारे आप पढ़ सकते हैं, उसमें से आपको जवाब आपका मिल जाएगा। लेकिन ज़रा उसको क्रिटिकली ज़रा देखिएगा जी, तब आपको उसमें से चीज़ें मिल जाएगी। जी SF हसन साहब, आपको भी दे दिया जवाब। जी जनाब, इधर अब मैं जी शेयरिंग कर रहा था क्योंकि सवाल अब और कोई नहीं है। अच्छा, मैंने अभी आपको जो शेयर किया है उसमें ये है
एक मिनट जी, वो मेरा कहा था मैं एम्प्लॉयमेंट पे, हाँ जी ये एम्प्लॉयमेंट था जी बेसिकली। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। अगर आप डायरेक्टरशिप पे मैनेजमेंट में एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, एम्प्लॉय डायरेक्टर होते हैं। अगर आप पब्लिक होल्डिंग ऑफिसर हैं, यानी गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, या आपके एम एन एम पी ए या प्रेसिडेंट है, ये इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। और इसके बाद कोई फिक्स और सर्टेनेबल अमाउंट आपको मिल रही हो, तब भी आप एम्प्लॉयमेंट में समझे जाते हैं एज पर एम्प्लॉयमेंट लेटर। जी जनाब, ये मेरे उससे कनेक्टेड सवाल था। चले जी, एस एफ हसन ने ओके कर दिया जी। जी जनाब, कोई और आपका सवाल हो तो चले जी, मैं आगे चलता हूँ जी। नेक्स्ट शेयरिंग मेरी जो है जी, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सैलरी मीन्स। उस पर थोड़ी सी बात करनी है जी आप लोगों के साथ, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी जनाब, सैलरी मीन्स, अब ये मेरा ख्याल है इसमें वर्ड थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे। जी जनाब, एक ये है जी, और एक और है जी डेफिनेशन, वो भी मैं कवर कर दूँ। ये जनाब आपके पास दो आ गए जी। सैलरी वैसे मीन्स जो बेसिक सैलरी और अलाउंसेस और बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है। लेकिन फॉर सिक्स शेड्यूल रिटायरमेंट पर्पज के लिए सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, बाकी कोई अलाउंस आपने ऐड नहीं करना। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्स शेड्यूल जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट इस पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो आपने सिर्फ उसको लेना है। यानी एक ही लॉ में दो डेफिनेशन है, जो कि सैलरी से टैक्सीबिलिटी के लिए अलग है और रिटायरमेंट पर्पज के लिए अलग है। जी जनाब, मोहम्मद अमीन शेख साहब साथ है हमारे, वो कह रहे हैं, अच्छा ये वाला तो मेरा पूरा हो गया। वो कह रहे हैं आई एम कमर्शियल इंपोर्टर, माई डिक्लेयर्ड वैल्यू इज फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, बट असेस वैल्यू इज 3 लाख। ठीक हो गया। आई हैव पेड ड्यूटीज लाइक कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑन असेस वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। एंड वेयर एज द एलसी ओपन ऑन डिक्लेयर्ड वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीजर for filing of income tax as well as sale tax returns of declared and assessed values, please reply both returns। देखिए बात ये हो रही है अमीन शेख साहब, अकाउंटिंग में तो आपने अकाउंटिंग वाली वैल्यू लेके जानी है, उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस असेस्ड वाली आप ऐड करेंगे, फिर एक्चुअल जो आपने क्लियरिंग फॉरवर्डिंग दी है वो आप ऐड कर देंगे। ये तो इनकम टैक्स में हो गया। सेल टैक्स में आपने असेस वैल्यू लेनी है, वहां पर डिक्लेयर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर डिक्लेयर्ड और असेस बराबर हो जाए तो आप यूज कर सकते हैं। तो अमीन शेख साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद साजिद खान है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इज टर्नओवर टैक्स आल्सो अप्लाई ऑन ट्रेडर कमीशन बेस्ड इनकम बाय ट्रेडर। देखिए साजिद खान साहब, बात ये हो रही है, अगर आप जाके टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना 113 में, तो वो ये कहता है कि अगर आप कमीशन या इंडेंटिंग एजेंट होंगे तो कमीशन ही आपकी इनकम समझी जाएगी। तो आपको अगर आप कमीशन कमा रहे हैं तो उस पर वैसे भी मिनिमम टैक्स अगर आपको लगा हुआ है तो वो तो आपने 10 या 12% देना है, तो फिर टर्नओवर टैक्स नहीं लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कमीशन कमा रहे हैं और वो टर्नओवर में आ रहा है और आपके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं कट रहा, यानी आप विद होल्डिंग एजेंट के साथ कमीशन नहीं आपको आ रही उससे, तो फिर आपको टर्नओवर टैक्स लग जाएगा। इसको जरा आप 113 सेक्शन में देख सकते हैं। तो साजिद साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें जी। अमीन शेख साहब ने ओके कर दिया जी। हाँ जी, इधर कोई सवाल हो? हाँ जी, वकास साहब कह रहे हैं जी, सो वी हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन द गेन एट 20% प्रोसीड्स रियलाइज एनआरवी ऑफ द एसेट्स। देखिए बात ये हो रही है, अगर आप स्टॉक एंड ट्रेड बेच रहे हैं तो जाहिर बात है वो तो वैसे भी इसमें शामिल है। अब जहां तक रिसीवेबल की बात है, अगर मैं अपने रिसीवेबल बेच देता हूं किसी को, कि उसे कहता हूं मुझे पैसे दे दे और वो उसके अगेंस्ट रिकवरी कर ले, तो उस पर तो टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। क्यों वकास साहब? अगर मैंने किसी से 5 लाख लेना है और उस पर मैं टैक्स ऑलरेडी सेल की शक्ल में दे चुका हूँ, तो अगर मैं उसको किसी को रिकवरी के लिए दे देता हूँ तो उस पर टैक्स मैं क्यों पे करूंगा? आप खुद सोचे।
क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स नहीं होता। अगर मैं अप्रूवल पे दे चुका हूँ तो जब रिसीव होगा तब टैक्स नहीं होगा। जी, मेरा ख्याल है आप तक ये चीज़ पहुँच गई है और बहुत बेहतर हो जाएगा। जी जनाब, इधर अब आते हैं जी। साजिद खान ने भी ओके कर दिया जी। मैं अगला पॉइंट अब नेक्स्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है नंबर 2, वो सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 12, वो जो रेलिवेंट 2 है उसके ABCD, वो उसके बारे में बात होनी है आप लोगों के साथ। मैं ज़रा पहले टाइप कर दूं। हाँ जी, फिर मैं इससे रिलेटेड मटेरियल आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी जनाब, सबसे पहले है जी, इसमें तकरीबन 6 डिफरेंट ट्रांजेक्शन हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा कि सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल होता है। जी ये मैं पहले पेस्ट कर दूं फिर मैं शेयर कर देता हूँ। इसके मुताबिक देखें, पहली हेडिंग है मेरे पास जो नॉर्मल आपकी पेमेंट्स आएंगी, उसका नाम उन्होंने जो रखा हुआ है वेरियस नॉर्मल पेमेंट्स है। अब उसके अंदर पे, वेजेस, अदर रेमुनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन एंड फी एटसेट्रा। जी जनाब, ये आपको जो पेमेंट जब दी जाती, ये नॉर्मल पेमेंट्स हैं जो रेगुलरली लोग रिसीव करते हैं जब काम करते हैं। तो ये कहाँ जाएगा जी? ओब्वियसली ये आपकी सैलरी के अंदर शामिल है। ये पहला पॉइंट है जी। चलिए मैं अब इसका दूसरा पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन 6 ट्रांजेक्शन हैं जो इसके अंदर शामिल है। दूसरा जी मेरे पास वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स है जी। एक्चुअली ये सारी डिटेल इसलिए आपको बताई जा रही है कि कहीं ये ना हो कि कोई भी इम्प्लाई ये कहे जी चूंकि मुझे ये पैसे रिसीव हुए तो मैंने टैक्स नहीं पे करना, या ये सैलरी में आता नहीं है, इसलिए उन्होंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया जी। जी मैं पेस्ट कर दूं फिर मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं जी। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन की है जिसमें वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स बेसिकली अगर आप डेंजरस या अनप्लेजेंट कंडीशन में काम करते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि गर्मियों में जब बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो बॉयलर हाउस में वो 50 डिग्री बन जाता है। तो उस बंदे को जो वहाँ अपने आप को वो हीट से बचाने के लिए मतलब काम कर रहा होता है, तो उसको सैलरी जो है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल पर्सन जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसको ज़्यादा दिए जाते हैं, तो वो भी पार्ट ऑफ सैलरी ही बनेगा अगर आप डेंजरस या अनप्लेजेंट कंडीशन में काम करेंगे। जी जनाब, फिर आप ये नहीं कहेंगे जी ये तो मुझे पसंद नहीं था तो ये मैंने काम किया तो मेरी इस पर सैलरी नहीं आती। जी ये बात हो रही है। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ जी, 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, ये दोनों ही नॉर्मल पेमेंट्स, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स। अब तीसरा क्या है जी वो देख लेते हैं। तीसरा जी आपके अलाउंसेस। ठीक है, मैं मटेरियल पहले शेयर कर देता हूं आपको। जी इसके अंदर आप देख सकते हैं, अब अलाउंसेस आपको पता है एंटरटेनमेंट है, ट्रैवलिंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, एजुकेशन है, मेडिकल है, जो भी अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे वो आपके आपकी सैलरी में शामिल है। और
उसमें जो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए आपको जो बेनिफिट दिए जाएंगे वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको लॉ ने स्पेसिफिकली इसमें से एक्सक्लूड किया हुआ है जी। वैसे भी वो फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल परफॉर्मेंस था। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि आप अमूमन ऑफिस में प्रैक्टिस है कि 2 वक्त की चाय मिलती है, तो वो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए है। वो जो चाय आपको दी जाती है वो दैट इज नॉट चार्जेबल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। जी जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है शकील भट्टी साहब, मैं आपका सवाल लेता हूं, मैं ये एरिया जरा क्लोज कर लूं पहले। नेक्स्ट हेडिंग है जी मेरे पास, अगर आपको रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जी, मैं पेस्ट कर देता हूं ताकि बाद में आसानी रहे। अगर आपके एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है जो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए है, तो वो भी आप सैलरी इनकम में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपके गार्ड है, स्वीपर है, कुक है, ड्राइवर है, उसके पैसे अगर वो आपको रीइंबर्स कर देते हैं नॉट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल परफॉर्मेंस, यानी ऑफिस वर्क के लिए नहीं है, तो वो आपकी सैलरी इनकम में शामिल होगा। लेकिन जो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए होगा वो शामिल नहीं होगा, यानी वो इनकम तो है लेकिन टैक्सेबल नहीं होगी। जी जनाब, मेरे पास 2 क्वेश्चन और आ गए हैं, पहले मैं वो ले लूं तो फिर मैं बाकी का हिस्सा इसका पूरा कर देता हूँ। शकील अहमद भट्टी साहब कह रहे हैं सैलरी विद परक्विजिट्स रिसीव्ड इन वेल्थ स्टेटमेंट वी डिक्लेयर ओनली सैलरी अमाउंट और सैलरी विद परक्विजिट्स। शकील अहमद भट्टी साहब, सैलरी जाती है उसमें देखिए ग्रॉस होगी, लेकिन उसमें से जो आपके टैक्सेस या लोन की एडजस्टमेंट होगी वो आपको एज ए उसमें डिडक्शन के तौर पे आप उसको कर लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पैसे आपको मिलते हैं वो कट के आपको मिलते हैं, लेकिन परक्विजिट्स ऑब्वियसली उसमें ऐड हुए होते हैं। जी शकील अहमद भट्टी साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। नासिर खान हमारे साथ है जी, वो कह रहे हैं इन नॉन रेजिडेंट पर्सन सेंड मनी टू हिज ब्रदर थ्रू बैंकिंग चैनल and also paid tax on foreign income. Now department demanded coverage rate, but bank cannot provide coverage rate. Please explain and guideline to how to handle this case. देखिए नासिर खान साहब, बात ये हो रही है, अगर एक बंदे का भाई बाहर है, उसने वहाँ टैक्स पे करके अमाउंट भेजी है, तो वो पाकिस्तान में अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू या आने का सोर्स आपको पता है, तो वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। आप उसको जो है ना उसका बेनिफिट ले सकते हैं कि नॉन रेजिडेंट की जो फॉरेन सोर्स इनकम होती है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होती, और वो अपनी फैमिली को अमाउंट जो भेजेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। नासिर खान साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। एहतशाम मुगल साहब हमारे साथ हैं जी, वो कह रहे हैं सर, इफ ए कंपनी रिप्रेजेंट्स टेक प्रॉपर्टी in recovery on behalf of company but not on company name, he takes it on his own name, then after this what implications will be done on this? Company represents take property recovery on behalf of company. देखिए बात ये हो रही है, अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि कंपनी के बिहाफ पे ये बंदा रिसीव करेगा और वो उसी के नाम पे जाएगा, तो फिर ये समझें कि रिकवरी आपको हो गई है। आपके बिहाफ पे भी अगर कोई रिकवरी कर लेता है तो यही समझा जाएगा कि एहतशाम साहब आपको रिकवरी हो गई है। इस पे जजमेंट्स भी आई हुई हैं, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो इसको ओके कर दें। जहीर साजिद साहब कह रहे हैं मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट बताएं, दोनों एग्जाम्प्ट है। देखें जहीर साजिद साहब, इस पे ना 53A क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का, अगर आप उसको देख लेते हैं तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है, नहीं सॉरी 139 है शायद, या 53A, इन दोनों में से कोई एक है, वो आप देख लीजिएगा। जो क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर आप मेडिकल अलाउंस रिसीव करते हैं, मेडिकल अलाउंस या रीइंबर्समेंट, तो सबसे पहले अगर मेडिकल अलाउंस के साथ अगर रीइंबर्समेंट होगा तो मेडिकल अलाउंस की एग्जम्पशन खत्म हो जाएगी और मेडिकल रीइंबर्समेंट एग्जम्प्ट होगा, लेकिन दोनों टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक होने चाहिए। और मेडिकल रीइंबर्समेंट में मेडिकल बिल के बिल आप देंगे जिसको कि अटेस्ट और वेरीफाई एम्प्लॉयर करेगा, तो तब इसकी एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज आप इसको एग्जम्पशन नहीं ले सकते। जी जहीर साजिद साहब, अगर ओके हो गया तो इसको आप क्लियर कर दें। जी मीनवाइल हमारे साथ सवाल आया है जी चैनल 40 से, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, प्लीज शेयर अपडेटेड बुक फॉर टैक्स ईयर 2020। ये मैं आपको आप ऐसे करें, मुझे अपना ना ईमेल आप दे दें, मैं आपको ना इसके सेशन के बाद मैं आपको
बुक जो है उसकी शेयर कर दूंगा जी, कोई मसला नहीं है। वो तो तमाम लोगों के लिए हमने फ्री की हुई है जी जनाब। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन, हाँ जी, मैं अपने जो बाकी रह गया था जी उसको देख लूँ। ये है जी नेक्स्ट मेरे पास प्रॉफिट जी। मैं पहले पेस्ट कर दूं फिर शेयर कर देता हूँ जी। मेरे पास है जी प्रॉफिट इन लीव और इन एडिशन टू सैलरी। देखिए अगर आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है, सैलरी डबल हो गई है, बेनिफिट्स और आ गए हैं, परक्विजिट्स बेनिफिट्स और मिल गए हैं आपको, तो वो आपका क्या होगा कि वो सैलरी का पार्ट ही बनेगा। इसी तरह अगर सैलरी खत्म हो जाती है और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं, एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, वो भी पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा। उसके बाद जितना एग्जेम्प्ट होगा वो उसमें से बाहर निकल जाएगा, वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन पहले इनकम बनेगी तो उसके बाद वो एग्जेम्प्ट होगी जी जनाब। ये इससे रिलेटेड था और जहीर साजिद ने ओके कर दिया है। एहतशाम मुगल कह रहे हैं ऑन सेल डीड नेम ऑफ परचेजर इज कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। जी ठीक है जनाब, अगर आपने ऑथराइज उसको किया है तो यही समझा जाएगा कि आपको रिकवरी हो गई है। शाह मुगल साहब अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इसको क्लियर कर दें जी जनाब। मैं इधर से देख रहा हूँ, मुझे ईमेल एक आ गया जी। मैं उसके बाद देखता हूँ जी आपको इंशाल्लाह ताला ये जो सेशन करने के बाद मैं आपको बुक जो है ईमेल कर दूंगा जी। दोनों ने, चैनल 40 वाले भी हैं और वकास साहब आपको भी कर दूंगा। अबरार इसाक मेरे साथ है, वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ फाइलर इन मार्च 2021 विच इज फाइलर आफ्टर दिसंबर 8। देखिए जिन लोगों ने लेट रिटर्न्स फाइल किए, अगर तो आपने टाइम लेके किया फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने टाइम नहीं लिया और लेट फाइल किया तो 1 मार्च को आप ऑटोमेटिक नॉन एटीएल की लिस्ट में चले जाएंगे, यानी आप एटीएल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए उस वक्त अगर आपको ये आता है तो आप उस वक्त जो, फिर आपका अगर इंडिविजुअल का केस है तो 1000 है, एओपी का है तो 10,000 है, तो इसी तरह अगर कंपनी है तो उसका मेरा ख्याल है 20,000 है शायद, तो वो आप जमा कराएंगे डिफॉल्ट सरचार्ज, तो तब एटीएल की लिस्ट में आप जा सकते हैं जी जनाब। इब्रार इस हादसा अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें जी। इधर जी अब कौन साहब आए हमारे साथ, एसएफ हसन साहब, मैं आपका सवाल लेता हूँ। मेरा ना एक पॉइंट जो है ना वो आखिरी है, तो सैलरी इंक्लूड्स वाला पॉइंट पूरा हो जाएगा। एनी अदर बेनिफिट जी जी इब्रार साहब ने ओके कर दिया, चले अच्छी बात है जी। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय को कोई भी, जो तो स्पेसिफाइड बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपके अभी मैंने बात की कि आपके नॉर्मल पेमेंट्स हैं, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स हैं, या अलाउंसेज हैं, या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अदर देन फॉर ऑफिशियल परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट इन लीव और इन एडिशन टू सैलरी है, और तीसरे और आखिर पे एनी अदर, इसके अलावा अगर कोई बेनिफिट आपको दिया जाएगा तो अदर देन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल परफॉर्मेंस। जैसे फर्ज कर लें आपको वो कह देते हैं कि ये एलईडी में आपको दे देता हूँ, जब तक आप एम्प्लॉय रहेंगे इसको इस्तेमाल करें, फिर आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो जब तक आप एम्प्लॉय रहेंगे जो डेप्रिसिएशन उस पर एम्प्लॉयर चार्ज करेगा वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। सो इसके अलावा जो भी बेनिफिट आएगा फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल परफॉर्मेंस के अलावा, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा एज ए सैलरी के तौर पे। अदरवाइज अगर ऑफिशियल परफॉर्मेंस होगा तो वो नहीं ऐड किया जाएगा जी जनाब। एसएफएस 2 सवाल और आ गए हैं। 1 मिनट जी, मैं जरा थोड़ा सा जी जनाब। एसएफ हसन कह रहे हैं सर काइंडली शेयर कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज रिसीव्ड थ्रू गिफ्ट और इनहेरेंट because as per section 37 the FMB at the time of transfer will be value shown in the wealth statement but many consultants show it at zero. Kindly clear this concept. देखिए ऐसा फसन साहब काफ़ी दफ़ा हम लोग शेयर कर चुके हैं, जब गिफ्ट या विरासत में चीज़ आती है तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन पे कोई पैसे नहीं दिए तो आपने जीरो वैल्यू पे शो करना है उसको, पहली बात तो ये। और इनर कॉलम में आपने लिख लेना है कि अगर आप खरीदते तो कितने की आपको ये प्रॉपर्टी मिलती। अब ये इसलिए है कि जब आप अल्टीमेटली इसको बेचेंगे तो उस वक्त इनकम टैक्स पर्पज के लिए तो आप फर्ज कर ले आपको प्रॉपर्टी एक मिल गई 10 मरले की जीरो वैल्यू पे, ठीक है, गिफ्ट आ गया वाले साहब की तरफ से, आपने कहा जी अगर मैं खरीदता तो ये 1 करोड़ की मुझे मिल जानी थी, चले वो आपने इनर कॉलम में लिख लिया। आप 2 साल बाद उसको 1.5 करोड़ का बेच देते हैं,
उस 1.5 करोड़ में से इनकम टैक्स पर्पज के लिए आप 1 करोड़ माइनस करेंगे और बाकी का 50 लाख जो निकलेगा उस पर फिर आप कैलकुलेशन करके जितना भी टैक्सेबल गेन या रेट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए होंगे तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। लेकिन वेल्थ में क्या होगा कि आपकी वैल्यू जीरो शो हो रही होगी जब गिफ्ट आया था, अगर आपने कोई पैसे नहीं दिए तो उस पर गेन पूरे का पूरा 1.5 मिलियन जो होगा वो आपका गेन बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग, दोनों क्योंकि डॉक्यूमेंट अलग अलग है, उसके मुताबिक आपने रिपोर्टिंग करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि SFSN आपको जवाब मिल गया होगा जी। नेक्स्ट है जी, जहीर साजिद कह रहे हैं फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई CPF कॉर्पोरेशन प्रोविडेंट फंड बैलेंस शुड बी शोन इन दी वेल्थ स्टेटमेंट। जी ऐसे ही है, जो आपका बैलेंस रिसीवेबल होता है वो आप उसको शो करते हैं जी उसमें। ये प्राइवेट में भी ऐसे ही है, गवर्नमेंट की सिर्फ बात नहीं हो रही है। तो जहीर साजिद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको आप ओके कर दें। फयाद अहमद आए हैं जी, वो कह रहे हैं सर प्लीज ईमेल मी सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स अपडेटेड बुक्स ऑन माय ईमेल आफ्टर सेशन, माय ईमेल इज। ठीक है फयाद साहब, आपको कर देंगे, आपने लिख दिया, थैंक यू वेरी मच जी। कोई सवाल हो तो मैं इधर भी देखता हूँ जी। अच्छा, आप लोगों का उधर से तो ओके हो गया जी फिलहाल सवाल। मैं अब नेक्स्ट जो शेयरिंग है, अभी 10-1 मिनट बाकी है जी, कोई सवाल करना चाहे तो आप कर लें। अच्छा, ये भी हो गया जी। अब नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास सैलरी चार्जेबल टू टैक्स थी। बेसिकली ये थर्ड एरिया है, उस पर बात होने जा रही है जी जनाब। इधर भी पेस्ट करता हूं मैं, सैलरी चार्जेबल टू टैक्स, इस पे अब थोड़ी सी बात करनी है जी। मैं अभी पेस्ट करता हूं, फिर शेयरिंग कर देता हूं जी। सबसे पहले है जी, चले उन्होंने ओके कर दिया जहीर साहब ने भी। और जी जनाब, ये आपकी तरफ पॉइंट आ रहा है 73 सेक्शन है जी, ये आपका जो इनकम टैक्स लॉ का उसकी बात होने जा रही है जी। मैं मटेरियल अब पेस्ट कर देता हूँ। 73 सेक्शन ये कहता है जी, अगर आपने अक्रूवल बेस पे इनकम पे टैक्स लगा दिया है तो जब आप रिसीव करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, नंबर 1। इसी तरह जब आप एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर आपने अक्रूवल बेस पे मांग लिया तो जब आप पेमेंट करेंगे तो वो आप फिर दोबारा डिडक्ट नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ लिमिटेशन है, एक इनकम पे 2 दफा टैक्स नहीं है और एक एक्सपेंडिचर भी आप 2 दफा माइनस नहीं कर सकते जी जनाब। मैं आगे चलता हूँ जी, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने शेयर करना है। यदि सैलरी पेड बाय प्राइवेट कंपनी जी, सेक्शन 110 जो है उससे रिलेटेड शेयरिंग मैं करने जा रहा हूं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप डेलिबरेटली सैलरी को डेफर कर देंगे, वैसे तो सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल है, लेकिन अगर टैक्स बचाने के लिए डेफर किया जाएगा तो कमीशन इनर रेवेन्यू के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो कैश बेसिस को अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करके आपसे टैक्स मांगेंगे। ये 110 सेक्शन है जी, ये मैंने कोट कर दिया है जी जनाब। 2 सवाल और आ गए जी। पहला SF हसन कह रहे हैं जी, सर you said that gain will be calculated at 1.5 crore, but if as per section 37 my cost is 1 crore, then why I will pay tax at 1.5 crore rather than 50 lakh, which will be calculated as sales receipt minus cost equal to 50 lakh? Kindly explain that। बस SF हसन साहब, आपने ना गौर से मेरी बात सुनी नहीं। असल में मैंने आपको ये कहा है कि वेल्थ स्टेटमेंट के लिए 15 मिलियन है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए 50 लाख ही है, यही मैंने आपको कहा है। और आप उसी को ही थोड़ा मिक्स कर गए आपस में। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 50 लाख गेन निकलेगा, उसकी फिर आप देखेंगे कितने सालों में बेचा है, उसकी कैलकुलेशन निकलेगी 37 सेक्शन के मुताबिक, फिर उस पर रेट लगेगा अगर ओबियसली आप 4 साल से अंदर बेच रहे होंगे। तो ऐसा फसन साहब, अगर आपको अब मेरा हाल क्लियर हो गया होगा, उसको मिक्सअप ना करें आप जी। चैनल 40 सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट इज एक्चुअल और कैश बेसिस, अक्रूवल और कैश बेस। जी वेल्थ स्टेटमेंट आप अक्रूवल बेस पे बनाएंगे जी, ये इसको नोट डाउन कर लें जी, चैनल 40 में जो भी साहब है जी। जी जनाब,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर काइंडली सेंड मी बुक्स ऑफ इनकम टैक्स। ये मैं आपको, आप मुझे ना दे दे अपना ईमेल दे दे, तो मैं आपको उसको उस पर भेज, आपने दे दिया, चले मैं आपको लेक्चर के बाद ना ईमेल कर दूंगा जी। ये प्राइवेट कंपनीज का जी कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर करना था। ये भी हो गया जी। उधर अब मैं देखता हूँ। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है जी मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी, वो मैं आपसे ट्रीटमेंट ऑफ एरियर सैलरी रिसीव जी, उस पर बात होनी है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ओके हो गया, चले अच्छी बात है जी। अच्छा, फिर मैं आपको एरियर सैलरी पे जी मैं बात करने जा रहा हूँ। इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल हैं जी। अगर आप को पिछले साल या सालों की या महीनों की तनख्वाह आपको करंट ईयर में मिली है, तो ऑब्वियसली जब मिलेगी तो मेरा तो स्लैब रेट हाई हो जाएगा। तो एम्प्लॉय कहेगा जी अब वो पैसा जो मैंने पिछले सालों का अभी रिसीव किया है, तो मेरा तो स्लैब हाई हो जाएगा, मैं ज़्यादा टैक्स क्यों दूंगा। तो लॉ ने आपको दो ऑप्शन दी हुई हैं, या तो आप करंट ईयर की इनकम में ऐड करके टैक्स पे कर दें, या उसको रिस्पेक्टिव टैक्स ईयर या ईयर्स में ले जाके आप उस साल का जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर लें और देख लें किस तरफ आपका टैक्स कम बनता है। ये लॉ खुद आपको फैसिलिटेट कर रहा है अगर आप अपने चीज़ों को सही तरह मैनेज करेंगे तो। जी जनाब, दो सवाल और आगे हैं। एक है जी मोहम्मद एजाज गौरी, वो कह रहे हैं कैटल सेल्स एंड परचेजेस बिजनेस डिक्लेयर्ड एज टर्नओवर टैक्स रिटर्न इन 2020। कैटल सेल्स एंड परचेजेस, जी बिल्कुल ठीक है। अब आप पूछना क्या चाह रहे हैं, अगर आपने डिक्लेयर किया है तो आपकी टर्नओवर टैक्स जो है ओब्वियसली आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में इंडल्ज है और लॉ में एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको ओब्वियसली अगर आपकी टर्नओवर 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी, आपको पता है इस वक्त जो है, तो आपको उस पर जो टर्नओवर टैक्स है वो लग जाएगा, अनलेस लॉ आपको कोई छूट ना प्रोवाइड कर दे या रिड्यूस रेट आपको ना दे दे। जी जनाब, मोहम्मद एजाज गौरी साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। इसी तरह एसएफ हसन एक सवाल लेकर आए, वो कह रहे हैं सर काइंडली शेयर अपडेटेड बुक्स। हाँ जी, आपने मुझे ये ईमेल दे दिया, इंशाल्लाह ताला लेक्चर के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आज या कल लाजमी आपको आपके ईमेल में बुक आ जाएगी। जी जनाब। अच्छा, अब टाइम चूंकि पूरा है जी, 2-3 मिनट बाकी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी है हमने, जो मैं ज़रा लिंक उसका शेयर आपके साथ कर दूँ। जी एक और मैं लेता हूँ जी आपका सवाल। आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि जी ये चैनल का हमारा यूट्यूब का चैनल है जी, जो हमने बनाया हुआ है, उसको मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है जी, इसको अगर आप सारे सब्सक्राइब कर देंगे और इसके बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आपको 2-3 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो ये कि जितनी वीडियोज अब हैं वो 200 प्लस ऑलरेडी हैं, उसका बेनिफिट आप ले लेंगे। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि बुक्स उस पर भी हैं, आप मुझसे भी ले सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आगे जितने भी वीडियोज आएंगे वो भी आपके पास उसके बेल आइकॉन को क्लिक कर देंगे तो आ जाएंगे। अच्छा जी, मोहम्मद एजाज गौरी साहब कह रहे हैं जी कौन, वो कह रहे हैं रिपीट कर दें जी। देखिए गौरी साहब, सीधी सी बात है ना कि अगर 10 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको टर्नओवर टैक्स जो है लग जाएगा। अगर आपको रिड्यूस रेट अवेलेबल ना हुआ तो 1.5% रेट आपका होगा। इसको ज़रा चेक कर लें आप जी। मोहम्मद एजाज साहब, बिल्कुल ऐसे ही कैटल की सेल परचेज जो है वो बिजनेस इनकम में आती है, लोग करते हैं ट्रेड इसमें। ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूँ। उनका सवाल था जी, एक अहमद मसूद साहब का सवाल है, वो मैं ले लूँ। वो कह रहे हैं सर रिगार्डिंग माई क्वेश्चन ऑन सेक्शन 113(2)(c), say company A has suffered loss during the year and does not have any taxable income, hence paid turnover tax, whereas company B has taxable income on which tax is less than turnover tax, hence paid turnover tax. Department is allowing carry forward to company B but not to company A on the ground that this section is applicable only if there is some tax payable. Sindh High Court has decided in favor of department and Lahore High Court has decided against department. I want to know what the decision of Supreme Court.
ठीक है अमजद साहब, आपका सवाल मैंने ले लिया है। मैं इसका स्टेटस अभी चेक करके, तो फिर ये इशू मेरे सामने भी था जो आपने रेज किया है, मैं इसको चेक करके फिर आपसे बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या हेल्ड किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई हुआ होगा तो आपको अपडेट कर देंगे। जी जनाब, नेक्स्ट एक दो सवाल और लोगों ने किए हैं। वो कह रहे हैं, जहीर साजिद कह रहे हैं, सर ड्यू टू गवर्नमेंट फंड्स लैप्स इन 2016 we still not received March, April, May, June 2016 salaries. Now maybe this four salaries going to disperse very soon. Should be what should be the income tax procedure? जी obviously आपने रिसीव ही नहीं किया तो आप अप्रूवल डाल दें उसमें, वेल्थ में टैक्स ना ऑफर करें। जब आपको रिसीव होगा उसके मुताबिक फिर देखेंगे कि करंट ईयर में करना है या एरियर में जाना है। तो जहीर साजिद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। हाँ जी, मैंने जी शेयर कर दिया जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारे को सब्सक्राइब भी कर दें, और जितना हो सकता है इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट खुद भी उठाएं और दूसरों को भी पास ऑन करें। अब चूंकि 1 आवर का सेशन है, अभी क्वेश्चन कोई पेंडिंग नहीं है, तो मैं आप लोगों से आप इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपके सामने हाजिरी देंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।